डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आ रही होंगी। अपने कार्यक्रम में हर बार की तरह आज भी आपके लिए लेकर आए हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए सहायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको अपने पहले सेगमेंट में जानकारी देने वाले हैं हल्दी एक और उसके लाभ अनेक के बारे में। जी हाँ, हल्दी, जिसे भारतीय रसोई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हल्दी से कई तरह की औषधियाँ तैयार होती हैं। हल्दी का सेवन करने से हम कई तरह के रोगों से बच सकते हैं क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो अगर आप करना चाहते हैं हल्दी की खेती और साथ ही साथ उसका प्रसंस्करण, तो किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल कर सकते हैं, आइए जाने कार्यक्रम के इस भाग में। हल्दी गुणों का भंडार है। हल्दी में जैव की रक्षा और विनाश दोनों ही गुण मौजूद है। ये तंतुओं की रक्षा और जीवाणुओं को मारता है। आजकल सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद में हल्दी सर्वोपरि है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। हल्दी से एल्यूरोजिन भी निकाला जाता है। इसके अलावा हल्दी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पानी 13.1%, प्रोटीन 6.3% और वसा 5.1% और 3.5% खनिज लवण पाए जाते हैं। इसमें वोलाटाइल ऑरेंज लाल तेल 1 से 5.5% पाया जाता है। दुनिया में भारत हल्दी उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। दुनिया का 80% हल्दी उत्पादन भारत में होता है। हल्दी का निर्यात कई देशों में किया जाता है, जैसे जापान, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, अरब और ऑस्ट्रेलिया तथा दुनिया का 60% हल्दी एक्सपोर्ट भारत करता है। भारत देश में हल्दी की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और सिक्किम। तमिलनाडु की इरोड और महाराष्ट्र की सांगली मंडी हल्दी व्यापार के लिए मशहूर है। हल्दी की मिश्रित खेती भी की जाती है, खासकर सब्जी फसलों में जहां मैदानी इलाका है, मिर्च या अन्य फसलों के साथ लगाई जाती है। अरहर, सोयाबीन, मूंग और उड़द के साथ भी हल्दी की खेती होती है। अंतर फसल के रूप में जैसे बगीचों में आम, अमरूद, चीकू, केला आदि फसल के लाभ के अलग से आय प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में उचित ढंग से हल्दी की खेती, इसकी खुदाई और भंडारण का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। हल्दी फसल की खुदाई 7 से 10 महीनों में की जाती है। ये बोई गई प्रजाति पर निर्भर करती है। अक्सर जनवरी से मार्च के बीच खुदाई की जाती है। जब पत्तियां पीली पड़ जाए और ऊपर सूखने लग जाए तो खुदाई से पहले खेत में घूमकर प्रशिक्षण कर ले कि कौन कौन से पौधे बीमार हैं। उनकी खुदाई कर अलग कर ले और बाकी को अगले वर्ष बीज के लिए रख ले। खुदाई के बाद हल्दी में लगे मिट्टी को साफ कर ले। हल्दी के कंदों को 0.25% इंडोफिल M45 या 0.15% बाविस्टिन और 0.05% मेलाथियान के घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और फिर छाया में सुखा कर रखें। हल्दी की क्यूरिंग और पॉलिशिंग जैसी क्रियाएं बहुत महत्व की होती है। इससे हमारे किसानों को अच्छा भाव भी मिलता है। हल्दी की क्यूरिंग के लिए हल्दी के कंदों को ठीक से सुखा लें। उसके ऊपर की गंदगी को साफ करके कढ़ाई में उबलने के लिए डाल दें।
कढ़ाई में छूने का पानी घोल ले, पानी की मात्रा उतनी ही ले जिसमें हल्दी ठीक ढक जाए। जब सफेद झाग और विचित्र महक आने लगे तब उसे अलग कर ले। हल्दी को खुदाई के 2 दिन बाद ही उबाल ले। इसके बाद हल्दी को 15 दिन तक सुखाए। सूखने के बाद हल्दी पॉलिशिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये प्रक्रिया मशीन द्वारा की जाती है। सूखे हुए हल्दी के कण पॉलिशिंग मशीन में डाली जाती है, जिसकी सहायता से हल्दी का ऊपरी छिलका अलग किया जाता है। ऊपरी छिलका पशु आहार में लाया जाता है। पॉलिशिंग क्रिया से हल्दी का रूप रंग बदल जाता है, जिसे उपभोक्ता पसंद करते हैं। हल्दी का पाउडर मसाले बनाने के काम में आता है। इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हल्दी के पाउडर को छोटे बड़े पैकेट में पैक कर मार्केट में भेजा जाता है, जिसका उपयोग भोजन में सुगंध और रंग लेन में किया जाता है तथा बटर, चीज, अचार और अन्य भोज्य पदार्थों में किया जाता है। हल्दी गुणों का भंडार है। भोजन में इसके इस्तेमाल से कई फायदे होते हैं। ये भूख बढ़ाती है तथा ये एक उत्तम पाचक है। ये रंगाई के काम भी आती है। हल्दी का दवाइयों और कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हल्दी की खेती फायदे का सौदा है। किसान हल्दी की खेती अपनाकर और इसकी प्रसंस्करण कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और अपनी आमदनी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे।
इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से। इनकी खासियत यह है कि ये कर रहे हैं जैविक खेती, जहां एक और रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब हमारे किसानों का रुझान एक बार फिर से जैविक खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। हमारी वर्तमान सरकार भी चाहती है कि हमारे किसान जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को एक बार फिर से बल मिल सके। आइए आज के प्रगतिशील किसान से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने जैविक खेती करने की शुरुआत की। आज के समय में न केवल वो इससे अच्छा उत्पादन हासिल कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। प्राकृतिक रूप से मौजूद खनिज लवण पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। किसान को सबका अन्नदाता कहा जाता है और इस नाते ये किसान का मौलिक धर्म है कि वो अपने खेतों में पोषक व स्वास्थ्यवर्धक अनाज, सब्जियां और फल फूल उपजाए। ऐसे में कई सजग किसान हैं जो इन रसायनों के दुष्परिणामों को भली भांति जानते हैं और सही समय पर रासायनिक कृषि को छोड़कर जैविक कृषि पद्धति को अपना रहे हैं और दूसरे किसानों को भी इस बदलाव के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक यानी जैविक कृषि भूमि, वातावरण, फसलों और लोगों के स्वास्थ्य सभी को केवल लाभ ही पहुंचाती है। आज हम गुजरात राज्य के एक ऐसे किसान का उल्लेख करने जा रहे हैं जो जैविक खेती में अपना कीर्तिमान स्थापित कर किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। किसानों के बीच नायक बनकर उभरने में महेंद्र भाई देसाई का नाम कृषि जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वडोदरा में इंडो पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IPL में कार्यरत रहे महेंद्र भाई देसाई का अनुभव काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था, क्योंकि वो एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे जिसमें उन्हें हानिकारक केमिकल्स के वातावरण में रहना पड़ता था, जो श्वास के जरिए शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण वो लगभग पूरे साल ही बीमार पड़े रहते थे। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ने का फैसला किया, जिसमें उनकी पत्नी ने उनका समर्थन किया। वो गांव आ गए और जीवन निर्वहन के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने लगे। इन्होंने अपने खेत में जैविक विधि को अपनाकर खेती करने का फैसला किया। महेंद्र भाई देसाई ने अपने खेत में जैविक विधि द्वारा आम और चीकू की खेती करनी शुरू की। वो अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं और अन्य किसानों को जैविक विधि से खेती करने के लाभ को समझाने भी लगे। चूंकि जैविक खेती में पानी और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधन रासायनिक खेती की तुलना में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए मिट्टी में नमी और ऊर्जा की संग्रह शक्ति बढ़ जाती है। किसानों का विकास देश के विकास से जुड़ा हुआ है और इसलिए भारत सरकार का कृषि मंत्रालय किसानों के सीधे संपर्क में आने के लिए पूरे देश में अनेक कृषि विज्ञान केंद्र चला रहा है, जहां कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधे संपर्क में आकर उनकी कृषि से संबंधित परेशानियों का समाधान करने में मदद करते हैं और इसके साथ साथ कृषि की आधुनिक तकनीकों और कृषि पद्धति में आए नए बदलावों से परिचित करवाकर किसान के विकास में मदद करते हैं। महेंद्र भाई और अन्य किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर कामयाब हो रहे हैं। महेंद्र सिंह का मानना है कि फसलों में रसायन के इस्तेमाल से काफी नुकसान हो रहा है। वो चाहते हैं कि समय रहते उनके गांव के अन्य किसान भी जैविक विधि द्वारा ही खेती करें और मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण में हो रहे नुकसान को कम करने में मदद करें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान,
ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आपकी आय को दोगुना करने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। समय समय पर ऐसी योजनाएं आपके लिए लेकर आती है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ उठा सकें। कम पानी में भी अगर आप फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपके लिए एक कारगर योजना साबित हो सकती है। किस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आइए तमाम जानकारियां हासिल करें कार्यक्रम के इस भाग में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है,
इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में वेदों और पुराणों की काफ़ी अहमियत है। इसलिए अथर्ववेद में भी ये कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। तो हमें धरती का पूरा ख्याल रखना चाहिए। धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जो भी विकल्प हो सके उन्हें अपनाना चाहिए। एक विकल्प अब एक बार फिर से उभर कर सामने आ रहा है, जो कि है प्राकृतिक खेती। आइए उसके बारे में तमाम जानकारियाँ हासिल करें। आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती हैं कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उथली रहती हैं, ऊपर रहती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं। उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है, कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें। और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं, और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं, बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसलें लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फलदार बहुवर्षीय पौधे हो गए, कुछ एक वर्षीय हो गए, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज हो गए। तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com।
हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर आसानी से आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।